चैप्टर का नाम क्या है? मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स ऑफ कंपनी। ये तुमको रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद में समझ में आता? जानबूझ के? ठीक है, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर, थप्पड़ मारो खुद को एक। बट ऑल शेयर होल्डर्स आर, हाँ, अब समझा कि थप्पड़ क्यों मारना है। हाँ, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स आर नॉट शेयर होल्डर, बट ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स। क्लियर? ठीक है। इसमें अपन ने देखा कि मेंबर, दिस टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय शेयर होल्डर्स। मेंबर कैन बी रिप्लेस्ड बाय शेयर होल्डर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि शेयर खरीदना ये एक तरीका है मेंबर बनने का। तो दैट इज परचेजिंग शेयर्स is one of the तरीका to get membership is the company. But this is not so, only तरीका ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हैं जिससे आप कंपनी की मेंबरशिप ले सकते हैं। पढ़े हमने। पहला, सिग्नेचर, सिग्नेटरीज, सिग्नेटरीज ऑफ एमओए एंड एओए, तो सिग्नेटरीज ऑफ एमओए। दूसरे नंबर पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरा, एस्टॉपल, दैट इज अक्वेयंस। ठीक है। इसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा था एस्टॉपल वाले केस में। क्या एग्जाम्पल था? दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी व्हेन इज एक्चुअली नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बट the company has also considered him to be a member, so that in that case for that particular transaction that person will be held responsible। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक और चीज याद रखो वो थर्ड नंबर के पॉइंट में, ट्रांसफर के पहले, कि एस्टॉपल एक बार आपने जस्टिफाई कर दिया कि आप मेंबर हो और कंपनी ने भी इस बात को कंसिडर कर लिया पब्लिकली, तो देन यू कैन नॉट डिनाई, तुम डिनाई नहीं कर सकते इस बात को बाद में। क्योंकि देखो, जनरली लोग क्या करते हैं, ह्यूमन नेचर, फायदा हो रहा है तब तक के खुद को मेंबर बुलाएंगे, जैसी अगर कोई लाइबिलिटी की बात आई तो बोल देंगे हम मेंबर नहीं है। ये समझा ना? हाँ। तो ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब, हाँ, जो ओनर है खुद शेयर्स का, या फिर बोलो ओनर है खुद या फिर मेंबर है खुद, वो अपनी मेंबरशिप खुद ही किसी और को ट्रांसफर कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन। तो इस केस में अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ट्रांसमिशन में सिर्फ दो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक पॉइंट आ रहा डेथ, दूसरा पॉइंट आ रहा इंसेनिटी। डेथ के केस में लीगल हेयर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी मेंबरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएंगी, और इंसेनिटी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होंगी। ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस दैट इज बाय लॉ, मतलब दिस प्रोसेस कानूनी बोलेंगे इसको अपन, कानूनी प्रोसेस है। उसके बाद में लास्ट प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी। जैसी वर्ड इंसॉल्वेंसी देखा, पहला वर्ड याद करना, लिक्विडेटर। क्या याद करेंगे? तुम्हारी बुक्स में दिया हुआ है ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है। तो इसमें क्या होता, एक इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंट, उसने किसी कंपनी में क्या ले रखी है, मेंबरशिप, मतलब वो इस कंपनी का क्या है, मेंबर है। ये समझा? मेंबर है। तो लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी क्या है, लाइबिलिटीज। ये समझा क्या? लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए इसको अपनी मेंबरशिप करनी पड़ेगी सेल, मतलब बेचनी पड़ेगी मेंबरशिप। क्या है पे ऑफ करने के लिए? लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। मगर ये जब खुद जाता मार्केट में लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो 100 रुपए की एसेट के लोग उससे 60 रुपए मांगते हैं। मतलब क्या होता है उसके साथ में? बुरा हो रहा। क्या बुरा हो रहा? कि उसकी जो एसेट है, जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपए की है, लेकिन लोग उसे कितने मांग रहे हैं, 60 रुपए मांग रहे हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते लोग? क्योंकि उसकी पोजीशन का फायदा उठा रहे लोग, क्योंकि वो अभी इतना ज्यादा पैसों से डूबा हुआ है कि उसको जितने पैसे आए उतने उसके लिए सही है। तो वो 60 रुपए में मांगने की कोशिश करते हैं, मतलब गिरे हुए दाम में उसको पैसे मांगते लोग। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपॉइंट करता है, तो कोर्ट से एक बंदा अपॉइंट होता है जिसका नाम है लिक्विडेटर। ये इसके लिए भगवान बन के आता है, ऐसा बोल लो तो भी चलेगा, लिक्विडेटर।
लिक्विडेटर क्या करता, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसकी सारी एसेट्स वो अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता। ट्रांसफर बोले तो एज इन एसेट्स खुद के पास रख लेता, मतलब इस लिक्विडेटर को ये एसेट्स बेचने का अधिकार मिल जाता। इसको बोलते राइट टू डिस्पोज, राइट टू डिस्पोज एसेट्स, राइट टू डिस्पोज एसेट्स ऑफ whom, ऑफ द इंसॉल्वेंट। और ये ऑर्डर उसको किसने दिया, पॉइंट समझा क्या, दिस ऑर्डर इज रिसीव्ड टू हिम बाय द कोर्ट। क्लियर है, पक्का, प्रॉब्लम कोई इधर तक के? सो राइट टू डिस्पोज उसके पास में आ गया। लिक्विडेटर क्या करता, यही एसेट्स को मार्केट में बेचता, मतलब अलग अलग लोगों को बेच देगा, सेल्स सेल्स सेल्स, और बदले में उसको क्या मिलते, बहुत सारे पैसे मिलते। पैसे जैसे लिक्विडेटर को मिल जाते, ये पैसे से वो मार्केट की लाइबिलिटीज को चुका देता। ये समझा क्या? तो इस दौरान एक ऐसी एसेट वो बेचता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। क्या बेच रहा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब काय में, शेयर्स, समझा क्या, या फिर बोलो मेंबरशिप। जैसी वो ये किसी और को बेच देगा तो एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट था, जो ओरिजिनली कंपनी का क्या था, ओनर था या बोलो मेंबर था, उसके नाम से ये मेंबरशिप चली जाएंगी और किसी नए पर्सन को ये मेंबरशिप मिल जाएंगी। ये समझा, न्यू, क्लियर, कॉन्सेप्ट खत्म इंसॉल्वेंसी का। तो कुल मिलाकर पॉइंट्स कितने थे, 6। पहला पॉइंट था सिग्नेटरीज ऑफ एमओए, दूसरे नंबर पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरे नंबर पे एस्टॉपल, चौथा ट्रांसफर, फिफ्थ और लास्ट इंसॉल्वेंसी। करेक्ट, पक्का, ये समझ आया क्या? अब इधर एक पॉइंट सुन लो, अच्छा पॉइंट है। देखो तुमने कितने स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़े, इनकॉर्पोरेशन कितने स्टेप्स पढ़े, इनकॉर्पोरेशन के कितने स्टेप्स पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में कितने स्टेप्स पढ़े, जोर से बोलो, कौन है वो, 3 4 है जो मैंने बताई वो, आइडिया, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रेजिंग और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 4 स्टेजेस थी, बराबर है। मेरे को एक लॉजिक बताओ कि कोई भी पर्सन एमओए और एओए कब साइन करता, ये समझा क्या, मतलब इस दौरान वो साइन करेगा, बराबर। साइन काय पे कर रहा, मतलब वो पर्सन क्या बन गया, बाय, समझा क्या, मेंबर बाय साइनिंग, ये समझा क्या? अब दूसरा सवाल, कंपनी शेयर्स कौन सी स्टेप में इशू करती, एग्जैक्टली exactly, इस स्टेज में कंपनी शेयर्स बेच रही, बराबर है। तो अगेन यहां पर जो शेयर्स बाय करेगा वो क्या भरेगा, लेकिन जो यहां पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसको मेंबरशिप कैसे मिला था, साइन करके मेंबरशिप मिला था, करेक्ट है। क्या इसने शेयर्स बाय किए, क्योंकि लॉजिक क्या है सर, इनकॉर्पोरेशन से पहले ही उसने मेंबरशिप ले लिया है, मतलब अभी तक की कंपनी शेयर्स बेची है क्या, नहीं, तो ही इज अ मेंबर बट ही इज नॉट शेयर होल्डर, समझा, पॉइंट समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें ही इज अ शेयर होल्डर बट ही इज नॉट अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। अब इसको कैसे समझे, ध्यान से सुनना। तो इधर क्या हुआ, ए नाम का एक पर्सन है जिसने 30/11/2022 को डाबर कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ठीक है, डाबर लिमिटेड इस कंपनी के शेयर्स बाय किए। ऑब्वियसली इसने जब शेयर्स बाय किए तो किसी ने तो शेयर्स बेचे होंगे, तो भी एक पार्टी थी जिसने शेयर्स इसको सेल किए थे, ये समझा, सेम डेट को, ये समझा क्या, पक्का, इतना क्लियर है क्या? अब क्या हुआ, इसको शेयर तो मिल गए, तो ये बन गया शेयर होल्डर, मगर एक और काम करना होता है,
कि पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर में बी का नाम नजर आ रहा था। समझा क्या? पक्का समझा क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम नजर आ रहा था? बी का। अब किसका नाम आना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए नेम ऑफ ए, मतलब यहाँ पर नाम आना चाहिए ए का, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये जो रिकॉर्ड करने की बात है, इसको कुछ टाइम लगता है। समझा क्या? ज्यादा से ज्यादा टाइम आप ले सकते हैं 48 आवर्स, दैट इज 2 वर्किंग डेज। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए। समझा क्या? तो ये कंपनी टू कंपनी वेराई करता कि वो कंपनी कितने स्पीड में अपना रिकॉर्ड अपडेट करती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन है? 2 दिन है। 2 दिन में रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। ये समझा क्या? इसका मतलब शेयर परचेस करने के बाद में और रिकॉर्ड अपडेट होने में कुछ टाइम गैप है। ये समझा क्या? मतलब सर हम ऐसा बोल सकते कि रिकॉर्ड करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट? शेयर होल्डर बनना इज अ वेरी स्पीडी प्रोसेस, बट रिकॉर्ड अपडेट करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये समझा? तो टाइम गैप है। उस टाइम गैप में दैट पर्सन इज अ शेयर होल्डर, बट दैट शेयर होल्डर इज नॉट अ, अभी समझा क्या? वो मेंबर कब बनेगा? इधर उसका नाम लिखा जाएगा तब बनेगा वो मेंबर, मगर जब तक के वो क्या है? महज शेयर होल्डर है। पॉइंट क्लियर है क्या? तो पॉइंट यही है कि ये जो टाइम गैप है, इस बीच ही इज ओनली अ शेयर होल्डर, नॉट अ, क्योंकि अभी रिकॉर्ड अपडेट होना बाकी है। ये क्लियर हुआ? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इस टाइम गैप में ही इज नॉट अ मेंबर बट ही इज अ, देखो हम ये बात तो बहुत आसानी से पचा लेते हैं कि एक पर्सन मेंबर है मगर वो पर्सन शेयर होल्डर नहीं है। इस बात को बड़े आसानी से पचाया जा सकता, रीजन मेंबर बनने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर होके मेंबर नहीं है, ये पॉइंट थोड़ा सा अटपटा है। क्योंकि सर अभी तो आप बोल रहे थे शेयर खरीद लो मेंबरशिप ले लो, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि शेयर खरीदने के बाद में भी मेंबरशिप नहीं मिलेंगी। तो ये वो टाइम गैप में होता। समझा? जब बात है रिकॉर्ड अपडेट करने की। पॉइंट क्लियर हो गया? फिर इधर एक डाउट पैदा होता, सर क्या? कि सर मान लो कि उसने शेयर खरीदे 500 रुपए का एक, और शेयर का भाव बढ़ गया और हो गया 600, तो बोले सर नॉर्मल इंसान शेयर्स बेचेगा, 100 रुपए मिल रहे हैं उसको ऊपर, तो बेच देगा। तो बोले सर ये बेच सकता क्या? अभी मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर है, बेच सकता क्या? यस और नो बोलो, यस और नो। ये सवाल पैदा होता ना यहाँ पर कि सर देखो कंपनी के रिकॉर्ड में अभी तक मेंबर नहीं है मगर शेयर होल्डर बन गया, मतलब शेयर्स तो आ गए उसके पास, तो क्या सर ये शेयर्स बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा? पक्का बेच सकता? यस डेफिनेटली ही कैन सेल इट्स शेयर्स। समझा क्या? रिकॉर्ड अपडेट होता रहेगा। शेयर्स बाय और सेल करना है अगर, तो आप ये 1 मिनट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बाय करो अभी बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते सर। ये समझा क्या? पक्का? तो जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे का मतलब होता है डे ट्रेडिंग, मतलब क्या? 9:15 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 तक मार्केट खुला होता है। मार्केट कौन सा? शेयर बाजार। इस बीच उसने एक स्टॉक बाय भी किया और उसी स्टॉक को उसी दिन बेच दिया, मतलब ही इज डूइंग दिस सेम डे। सॉरी इंट्रा डे पॉसिबल है, मतलब सेम डे बाय करना और सेम डे उसी स्टॉक को बेच देना, दिस इज पॉसिबल। बराबर है? पक्का? तो बोले सर ये जब होता तो शेयर्स तो आए बिना ही, मतलब क्रेडिट हुए बिना ही डेबिट भी हो गए। लॉजिक यही बोलता। अब ध्यान से सुनना, 9:15 से 3:30 बजे तक के सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग करते लोग, मतलब क्या करते? शेयर्स बाय करते और सेल करते, दैट्स इट। लेकिन आफ्टर 3:30 टू 5 और 5:30 चलता सेटलमेंट। फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक डे ट्रेड का रिकॉर्ड अपडेट किया जाता। अभी समझा क्या?
डे ट्रेडिंग का क्या किया जाता, रिकॉर्ड अपडेट। एग्जाम्पल, तो मैंने 30/11/2022 जो कि आज की तारीख है, आज मैंने डाबर के शेयर्स खरीदे, ठीक है, डाबर कंपनी के शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, ये समझा। तो मैंने कितने से कितने में किया होगा, ये 9:15 से 3:30 बजे के बीच में किया होगा खरीदने का काम। लेकिन ये मेरे मोबाइल फोन के एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट कब होगा, ये मोबाइल फोन है, हाँ, मतलब जब ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाते हैं, या बोलो रात को, रात को मेरे अकाउंट में डाबर के शेयर्स नजर आएंगे। सर दिन में नहीं आएंगे तब की तब, नहीं, तुरंत नहीं आएंगे, समझा क्या, क्योंकि शेयर्स अभी क्रेडिट होंगे, आपने प्रॉमिस कर लिया, एग्जीक्यूशन बाकी है, समझा क्या, ये समझा क्या। इसका बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे मान लो कि मैं गया सेकेंड हैंड फोन खरीदने के लिए किसी शॉप पर, XYZ शॉप पर सेकेंड हैंड डिवाइस खरीद रहा हूँ, डिवाइस का नाम है S22 Ultra, दिस इज द डिवाइस आई एम परचेजिंग वर्थ ₹1,10,000 ओरिजिनल प्राइस, सेकेंड हैंड में मुझे मिल जा रहा वो 90,000 में, ठीक है। तो मैंने देख कर आया फ़ोन और मैंने बोल दिया हाँ मैं रख लूँगा, शाम को आता पैसे देने, मैं आ गया, फ़ोन मिला नहीं ऑब्वियसली, फ़ोन अभी भी शॉपकीपर के पास है। मैं आया, अपने फ्रेंड को बताया, बोला देख इतना मस्त कंडीशन का फ़ोन मिला, इतना ज़बरदस्त कंडीशन में, क्या बताऊँ तेरे को। तो बोले कौन सा, मैं बोला ये फ़ोन है, बोला नया, उसका नए का प्राइस 1,10,000 है और मेरे को कितने मिल रहा, 90,000 में, सेकेंड हैंड है पर 90,000 में मिल रहा। तू देखेगा तो ऐसा बोलेगा कि कितना फ्रेश है, मतलब कितना नया ही है ये, अभी निकाला होगा बॉक्स से, ऐसा फ़ोन है। बोले एसेसरीज, बोला सारी है, एसेसरीज तो अगले ने छुआ तक नहीं है, मतलब पेटी पैक है, बिल्कुल कोई कंडीशन में खराबी नहीं है। मेरा फ्रेंड इम्प्रेस हो गया, फ्रेंड बोले यार एक काम करना, तू मेरे को 92 में दे देना, मैं तेरे से 92 में खरीद लेता। अब मैं एट दैट पॉइंट क्या सोचूंगा कि अभी तो फ़ोन मैंने खरीदा भी नहीं और मुझे सामने ऊंचे में बायर भी मिल गया, बेचूं कि नहीं बेचूं। सर ऑन स्पॉट प्रॉफिट बिना मेहनत का है ना, अभी तक तो पैसे भी नहीं लगाए आपने, लेकिन 2,000 कमाने का सोच लो, 90,000 में आपको मिलेगा, 92 में टिका दो। मैंने ये भी नहीं किया, मैंने क्या किया, लला 92,000, उससे 92 लिए, 2,000 जेब में डाले, 90,000 शॉपकीपर को दिए, फ़ोन लिया, फ़ोन हैंड ओवर कर दिया, बात खत्म, समझा क्या। सुबह मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया था, चल ठीक, डन, डील डन, 92,000 में डील डन, इधर बोल के आया 90 में खरीदूंगा, इधर बोल दिया 92 में बेच दूंगा, सिर्फ बोला है, अभी किया नहीं है, करूंगा कब, शाम में, समझा क्या। तो एक एंट्री क्या होंगी, पहले आएगा डेबिट, सॉरी मतलब क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में शेयर्स, मतलब वो फोन क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में, और फिर डेबिट भी हो जाएगा तुरंत। तो एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय डाबर लिमिटेड शेयर्स, और अगर मैंने शेयर्स बेच दिए हैं तो फिर एक और मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर डाबर लिमिटेड शेयर्स 100 शेयर्स, समझा क्या, तुरंत एक के बाद एक के मैसेज आ जाएगा। तो मेरे अकाउंट में तो शेयर्स कभी रिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने खरीद भी लिए थे और तुरंत। लेकिन जैसा कि एग्जाम्पल अपने यहाँ देखा, यहाँ पर मैंने सिर्फ खरीदा है, बेचा तो मैंने खरीदा है, खरीदा है तो फोन तो है ना मेरे पास, अभी दिख रहा, तो इसकी डिलीवरी मिली मुझे, हाँ, लेकिन ये डिलीवरी तुरंत मिली क्या, नहीं, शाम में मिली, अभी समझा पॉइंट। डाबर कंपनी के शेयर्स मैंने दिन में खरीदे, लेकिन मेरे को उसका डिलीवरी कब मिला, पॉइंट। तो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कब हो रहा, रात को या फिर अगले दिन, समझा अभी, पक्का क्लियर है। अब बोले सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, वही टाइम गैप वाली सिचुएशन है यहाँ पे भी, टाइम गैप, कि मैं शेयर होल्डर तो बना लेकिन मेंबर कभी बना ही नहीं, समझा क्या। मैंने ट्रेड तो किया फोन में, लेकिन एक्चुअली मैं फोन होल्डर कभी बना ही नहीं, क्यों, मैंने यहाँ से खरीदा, यहाँ बेच भी दिया तुरंत, पॉइंट समझा। तो मैं शेयर होल्डर तो बना जब मैंने शेयर खरीदे, लेकिन
मेंबर बनने को टाइम था क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट होना बाकी था। मैंने तो क्या किया, खरीदा, 1 घंटे बाद में शेयर्स बेच भी डाले। तो उस केस में आई एम जस्ट अ शेयर होल्डर, नॉट अ मेंबर। पॉइंट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें अब? डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? तो अपन ने पढ़े क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर फॉर एन इंडिविजुअल, है ना? इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन क्या है? 18 प्लस, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। समझा क्या? दैट इज सॉल्वेंट, करेक्ट। समझा क्या? 18 प्लस को क्या बोलेंगे? मेजर। साउंड माइंड तो साउंड माइंड है, उसको क्या ही बोल लेंगे, हाँ, जो पागल नहीं है। हाँ, तो इंडिविजुअल के ये क्वालिफिकेशन होने ही चाहिए। सर तीनों? हाँ, तीनों भी होने चाहिए। तीनों के अलावा अगर तीनों में से एक भी मिस हुआ तो इनकॉम्पिटेंट पार्टी, दूसरा नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? हाँ। फिर एक आता है इसके अंदर जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, फॉरेन। तो अगर इसने फेमा के प्रोविजंस को फुलफिल किया है और इसने हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, कौन सी कंपनी? मतलब इन्वेस्ट कौन कर रहा? फॉरेनर। मान लो दुबई का कोई शेख है जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, वाल हबीबी, तो क्या होगा? अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर की 3 कंडीशन फुलफिल है क्या, वो देखना पड़ेगा। समझा क्या? पक्का क्या? ओके। फिर दूसरा आता कि क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती? यस, बिकॉज दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बेतुका सा सवाल, क्या सर ये वाली 3 कंडीशन, तृष्णा तेरे से सवाल है, क्या ये 3 कंडीशन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है तृष्णा? 18 प्लस, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये 3 कंडीशन कंपनी पे अप्लाई होती क्या? होती, होनी ना, होनी चाहिए ना? होनी चाहिए, बराबर है। गई भैंस पानी में। मतलब अब ये बोलेंगी कि सर अपन कंपनी की भी उम्र कैलकुलेट करेंगे। अब ये बोलेंगी सर कंपनी जो है वो साउंड माइंड और पागल भी बोली जा सकती, मतलब जिंदा है कंपनी, सही में जिंदा है, देखो देखो चल रही बिल्डिंग देखो, ऐसा। कंपनी इज एन, तो उसको सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी है क्या? नहीं, 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 दैट कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। बस ये एक कंडीशन फुलफिल करनी है। इनकॉर्पोरेटेड हो गई, वैसी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा, वैसी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वैसी परपेचुअल सक्सेशन, वैसी कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, सब आ जाते हैं। एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है, दैट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब ऑब्वियसली इंडिविजुअल वाली कंडीशंस उसको अप्लाई, तुम उसकी उम्र, एक नंबर, मजा आया आपने को? अच्छा एक सवाल है, कृष्णा तू जवाब दे रही क्या? तो एक कंपनी है जो यूएसए में सिचुएटेड है, बस। क्या ये कंपनी इस कंपनी की मेंबर बन सकती? क्यों तृष्णा? बोल क्यों बन सकती? वेरी गुड, this company is also incorporated and this company is also incorporated, they can be bhai bhai bहन बहन whatever, also member। समझा? सब कुछ हो सकते हैं वो, मेंबर्स तो डेफिनेटली हो सकते हैं।
अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर। फिर इसमें बाकी की चीजें भी आती कि कंपनी का मेंबर कौन कौन हो सकता। तो एक इंडिविजुअल भी हो सकता, दूसरा एक कंपनी भी हो सकती, तीसरा एलएलपी भी हो सकती, चौथा ट्रस्ट भी हो सकता, पांचवा पार्टनर भी हो सकता। पार्टनर बोला मैंने, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला, ये याद रखना। सोल ट्रेडर भी हो सकता सर। सोल ट्रेडर सर, सोल ट्रेडर क्या रहता? इंडिविजुअल, ऑब्वियस बात है। ठीक है सर, उसके बाद में करता, सर करता कैसे, क्या सर करता भी तो रहता इंडिविजुअल, समझा? हाँ। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, ऑल दीज कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, समझा? खलास, ये वाला भी पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वहीं आ जाता, मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर वर्सेस मेंबर। ठीक, अब आता सीसेशन। सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, सीजेशन ऑफ स्टूडेंटशिप। हाँ, चल हाँ देखा, स्मार्ट। मेंबरशिप सीजेशन, दैट इज नो मोर अ मेंबर, नो मोर अ मेंबर, ही इज नो मोर अ मेंबर। ठीक है, आगे। So all the words are applied. Executed contract. ठीक है, so no more a member, हाँ ये समझा, cease to be a member। अब देखो, अगर वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, ceased to be a member, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता? कि पहले ये मेंबर था, अब ये मेंबर नॉट अ मेंबर। तो फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये मेंबर नहीं रहा? एक, डेथ, इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी। शॉर्ट वर्ड फॉर दिस इज ट्रांसमिशन। वेरी गुड। दूसरा, ट्रांसफर, करेक्ट। तीसरा, कंपनी ने मार्केट में पब्लिक को बेचे हुए शेयर्स वापस ले लिए, वापस ले लिए और उनको बदले में दिए ढेर सारे पैसे, समझा? दिस इज कॉल्ड एज बाय बैक। ओके, चौथा, वेरी गुड, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, दैट इज कंपनी ने शेयर्स कर दिए कैंसल फ्रॉम द नेम ऑफ सम शेयर होल्डर। सर ऐसा कैसे कर सकती कंपनी? जब ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड मनी। वेरी गुड, कंपनी ने पैसे बुलाए थे लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे भरने से इनकार कर दिया, या तो भरा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, तो फिर क्या होगा? फोरफिट। कंपनी डायरेक्टली उसके शेयर्स कर लेंगी फोरफिट। सर अगर उसने 100 रुपए के शेयर में 40 रुपए भरे हुए थे तो फिर क्या होगा? पैसे से भी गया, समझा? पक्का गया। ओके, फिर दूसरा आता, उसके बाद आता सरेंडर। सर सरेंडर मतलब सेम फोर फीचर जैसा ही है, सिर्फ इधर खुद शेयर होल्डर जाकर कंपनी को अपने शेयर बोलता ले लो रख लो, मेरे को नहीं होना, पैसे भी रख लो। और फोर फीचर में कंपनी बोलती है हम तेरे शेयर तुझसे छीन रहे, हाँ, और पैसे भी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट है, वाइंड अप। रुको ना, इजी वाले पहले करने का। हाँ, वाइंड अप, वाइंड अप क्या रहता? अब पॉइंट सुन लो, क्या था? कंपनी हो रही बंद होने का मतलब जो तुम्हारी बैलेंस शीट है जिसके अंदर लाइबिलिटीज भी होती है, एसेट्स भी होते हैं, तो सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे और इन पैसों से
लाइबिलिटीज चुकाई जाएंगी, ये समझा। लेकिन लाइबिलिटी का जो फर्स्ट हिस्सा है वो कैपिटल होता है। क्या होता है? क्या होता है? कैपिटल मतलब जिन पैसों से हम बिजनेस करते हैं, या तो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं या तो करंट एसेट, इडियट्स। हाँ, या तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं या तो करंट एसेट्स खरीदते हैं, करेक्ट। तो ये पैसों से, ये कैपिटल का भी रीपेमेंट किया जाएगा, रीपे। अब अगर ये बैलेंस शीट कंपनी की है तो इधर सिर्फ कैपिटल वर्ड ना लिखते हुए लिखते शेयर कैपिटल। क्या लिखते? मतलब जो पैसा कंपनी ने शेयर बेचकर लिया था, वो पैसा कंपनी ने क्या कर दिया, कब रीपे किया? अब जिनको पेमेंट मिल जाएगा तो शेयर वापस लेंगी ना। तो इसका मतलब कंपनी पेमेंट करके शेयर्स खरीद ले रही, बायबैक कर ले रही, और कंपनी उसके बाद हो जाएंगी बंद। तो जिसके शेयर्स वापस ले लिए वो मेंबर रहेगा क्या? ऑब्वियसली सीज टू बी अ, समझा? ऐसा ही कुछ मिलता जुलता पॉइंट है रिडीम, दैट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन। बरोबर? रिडम्पशन, रिडम्पशन क्या बोलता कि बस हमने एक फिक्स पीरियड के लिए ही शेयर्स इशू किए थे, मान लो 5 साल, 5 years। तो सर ये कौन से शेयर्स है? ये शेयर का टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स, जो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए इशू किए जाते। तो ये टाइम ड्यूरेशन रहा 5 साल के लिए इशू किए, मान लो 5 साल के बाद कंपनी को ये शेयर्स करने पड़ेंगे रिडीम। कैसे रिडीम कैसे होते? पैसे वापस दे दो, शेयर वापस ले लो, सिंपल। वही सेम, देखो वर्ड्स अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। रीपे, रिडीम, वाइंड अप, बरोबर ना, बायबैक, सब सेम है। मतलब कॉन्सेप्ट सारों का ही सेम है। करना क्या है? शेयर वापस देने, पैसे देने, करना यही है सब में। लेकिन सबके टर्म्स अलग है, क्योंकि सबकी प्रोसीजर और टेक्निक्स अलग है, सबकी वजह अलग है। बायबैक तब करती कंपनी जब कंपनी को अपना खुद का कंट्रोल खुद पर बढ़ाना होता है, तो कंपनी मार्केट का शेयर कम कर देती, पूरे शेयर्स बायबैक नहीं करती, कम शेयर्स बायबैक करती। जितना कंपनी के पास में पैसा जमा हो गया और वो पैसा कुछ काम में नहीं आ रहा, तो वो पैसा कंपनी दे देती लोगों को और उनको बोलती कि शेयर वापस कर दो हमारे, सिंपल। समझा? ये था बायबैक। बायबैक में कंपनी का अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता, अपने ऊपर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता, ये बायबैक की वजह है। दूसरा वाइंड अप, वाइंड अप तो सीधा सीधा है कंपनी बंद हो जा रही। तीसरा कंपनी रिडीम करी, क्योंकि कंपनी ने ऐसा प्रॉमिस किया था 5 साल बाद में हम आपको पैसा वापस कर देंगे, तो फिर प्रॉमिस रखना पड़ेगा। समझा? सेम कॉन्सेप्ट अंदर का सेम है, सिर्फ सबके टर्म्स अलग है, प्लस रीजंस अलग है। समझा ना? cause and effects are different, that is why terms are different। okay, यही आज का सेशन खत्म, धन्यवाद।